हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने थर्मो की जो पहली क्लास थी हमने देखा था कि क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स। आज हम क्या देखेंगे बेटा, हम वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स देख चुके हैं कि वर्क डन देखो, जनरली जब एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है तो जो वर्क डन होता है, जो जनरल फॉर्मूला होता है वर्क डन का, वो क्या होता है, पी डेल वी, या आप इसको पी डेल वी कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि एक और फॉर्मूला होता है वर्क डन का, अगर वेरिएबल वर्क डन है तो छोटा सा वर्क डन पी डी वी, और फिर इंटीग्रेट कर देंगे जहां से जहां तक निकालना है, V1 से जैसे V2 तक करना है। ठीक है। फिर हमने ये देखा था वर्क डन अगर पॉजिटिव है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमारा क्या था, एक वेसल था, उसमें गैस भरी थी और एक पिस्टन लगा था, मूवेबल पिस्टन था, तो गैस एक्सपेंड हो सकती है। गैस इज द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। गैस की तीन प्रॉपर्टी, गैस का पता क्या होता है, उसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर होता है, ठीक है, और मोल्स होते हैं। दे आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक स्टेट। गैस एक्सपेंड होती है, गैस कंप्रेस होती है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। जब गैस एक्सपेंड होती है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है फिजिक्स में, और गैस जब कंप्रेस होती है तो वर्क डन नेगेटिव होता है, और यही केमिस्ट्री में उल्टा होता है। ठीक है। अब इसके बाद वर्क डन के बाद जो आज हमें हेडिंग देखने वाले हैं वो है इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहिए या गैस की कहिए, बात बराबर है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपकी गैस है वही थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। इंटरनल एनर्जी को बेटा लेटर यू से शो किया जाता है, इट इज शोन बाय द लेटर यू। अब एक मिनट समझिए, हम इंटरनल एनर्जी किसकी निकाल रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। और हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम मतलब गैस की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग अ गैस। ठीक है। तो ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम, द गैस। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग द गैस, यू शुड आल्सो कीप वन मोर थिंग इन माइंड, वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग द आइडियल गैस। देखो यार, एक ऐसी गैस जो एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन फिर भी मानी जाती है, जैसे आइडियल लिक्विड था, क्योंकि जो कंडीशंस होती हैं आइडियलिज्म की वो कोई भी गैस फॉलो नहीं करती है, तो कोई आइडियल गैस होती नहीं लेकिन मानी जाती है। और जितना भी अभी हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे उसमें आइडियल गैस ही मानेंगे। मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो गैस है, और गैस कौन सी है, आइडियल, जो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करती है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब एक मिनट समझिए, जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं, हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक, तो देखिए हमारे पास दो तरह की गैस है, एक आइडियल गैस और एक, अच्छा आइडियल गैस क्यों एग्जिस्ट नहीं करती, कंडीशन बहुत सारी है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन है आइडियल गैस की जो कोई भी गैस फुलफिल नहीं कर सकती, वो वाली कंडीशन मैं तुम्हें बताता हूँ। तो अगर एक आइडियल गैस है तो याद रखिए एक ऐसी खतरनाक कंडीशन है, वो कहते हैं कि अगर आइडियल गैस है तो द कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर आइडियल गैस इज दैट द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन विल बी जीरो। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जीरो है। अब आप खुद सोचो, जब एक गैस के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं तो अट्रैक्शन तो होता है, सॉलिड में बहुत ज्यादा, लिक्विड में कम, और जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है। ठीक है। तो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच जब बहुत कम होता है, क्या, पार्टिकल्स के बीच, ठीक है। अब एक मिनट समझिए, इंटर पार्टिकल लेकिन अट्रैक्शन अगर खत्म कर दिया तो गैस को कभी लिक्विडिफाई कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आप कितना भी लिक्विडिफाई कर पाओगे, कोशिश कर लोगे, लेकिन गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि अगर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जीरो होगा तो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास जो, अच्छा तो हमारे पास कौन सी गैसेस हैं, रियल गैस, आइडियल गैस कुछ है ही नहीं है, लेकिन जो रियल गैस हैं दे बिहेव एज आइडियल गैस। तो हमारे पास कौन सी गैस होती है बेटा, वी आर हैविंग रियल गैसेस। रियल गैसेस कौन सी हैं, जो आइडियल गैस के बहुत पास है, जो हल्की गैसेस हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, दीज आर द, नाइट्रोजन हो गई, दीज आर द रियल गैसेस, क्योंकि ये 90% जो कंडीशन है आइडियलिस्टिक केस की उनको फॉलो करती हैं। लेकिन रियल गैस फिर आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगी और करीब होके फॉलो करेंगी, कब, दीज रियल गैसेस बिहेव एज आइडियल गैसेस, दीज रियल गैसेस बिहेव एज आइडियल गैस, कब, मैं बताता हूं, एज आइडियल गैस, ध्यान से सुनना, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। उसका रीजन बताता हूं, मतलब रियल गैसेस विल बिहेव एज आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, मैं रीजन बताता हूं। देखिए इंटर पार्टी, अगर आइडियल गैस है तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जीरो होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, आया ना। अब मुझे एक चीज बताओ, जब आप गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अट्रैक्शन क्या होगा, दूर हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। ठीक है। प्रेशर बढ़ाओगे
तो अट्रैक्शन और कम, तो लो प्रेशर और हाई। इसीलिए देखो जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गेलुसिक लॉ भी होते हैं बेटा, वो भी जब बॉयल्स लॉ देखा गया कि कब फॉलो हो रहा है, बेसिकली बॉयल्स लॉ वाज आल्सो गिवन फॉर आइडियल गैस, तो लो जो आइसो कर्व आ रहा था बॉयल्स लॉ का, वो कब ज्यादा फॉलो हो रहा था, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो जो रियल गैसेस होती हैं दे बिहेव एज आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अच्छा, अब आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस क्या होती है? द टोटल एनर्जी ऑफ द गैस इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। अब एक मिनट सुनो बेटा, किसी भी गैस के पास दो एनर्जी होती है। गैस के पार्टिकल्स रैंडम मोशन में होते हैं, वेलोसिटी होती है तो काइनेटिक एनर्जी है। दो पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जब हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, और आइडियल गैस में हम ये कह रहे हैं कि इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जीरो है, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो तो जीरो हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन ही नहीं है पार्टिकल के बीच, तो आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो। ठीक है, अब मुझे बताइए, अब हम अगर इंटरनल एनर्जी जैसे यू से शो करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी है, उस इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी, दोनों एनर्जी होंगी कि नहीं होंगी? बोलिए। ठीक है, हाँ या ना? अब इसमें अगर हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो। तो अगर मैं कहूं कि जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस है, उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी गैस की है वही उसकी आंतरिक ऊर्जा होगी। आज आगे जाके मैं जब आपको ये कंसेप्ट पढ़ाऊंगा कि किसी भी गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, मोर द टेम्परेचर ऑफ द गैस मोर द काइनेटिक एनर्जी, एंड लेस द टेम्परेचर ऑफ गैस लेस द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे यहां ये एक चीज और कहूं, ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो मैं गलत बात कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं। अगर मैं आपसे कह दूं कि आंतरिक ऊर्जा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, तो ये बात भी सही है। मीन्स द इंटरनल एनर्जी मोर द टेम्परेचर ऑफ अ गैस मोर इट्स इंटरनल एनर्जी। देखो यार, गैस है तो टेम्परेचर तो होगा, और टेम्परेचर कौन सा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि गैस है तो 0 केल्विन के बाद गैस सीज आउट हो जाती है, खत्म हो जाती है, और वो लिक्विडिफाई हो जाती है। 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब आगे समझिए, अगर मैं आपसे फिर एक कंसेप्ट और कहूं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर गैस का टेम्परेचर क्या है? गैस का कांस्टेंट, तो बताओ इज देयर एनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी? नो। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा? जीरो। देयर विल बी नो चेंज। मोर द टेम्परेचर ऑफ गैस मोर द इंटरनल एनर्जी, लेस द टेम्परेचर ऑफ गैस लेस द इंटरनल एनर्जी। कंसेप्चुअली समझ गए? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, पूरा खेल किस पे है? आइडियल गैस पर है। आइडियल गैस है तो आप समझ गए। अब सुनो, अगर आपको आंतरिक ऊर्जा समझ में आ गया तो अब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ सकते हो। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? मैंने बताया था थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम है तो वेसल है, गैस है, पिस्टन है, ये गैस भरी है। गैस है तो गैस का पता प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। एक गैस को मान लो एक्सपेंड कर रहे हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में एक गैस को ले जा रहे हैं, फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट। एक ही तरीके से ले जा सकते हैं? नहीं, बहुत तरीके हो सकते हैं। देखो, एक सिस्टम है तो इसको हीट सप्लाई भी कर सकते हैं, हीट बाहर भी निकाल सकते हैं, वर्क डन कर भी सकते हैं, वर्क डन आ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने यही किया। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्टली वी विल राइट द हेडिंग, वी आर गोइंग टू डू बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, वी विल सी व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखेंगे कि क्या होता है। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? we will see what is first law of thermodynamics। ठीक है, जब हम बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, ध्यान से समझिए, तो एक गैस को वी आर टेकिंग अ गैस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। एक गैस ए अवस्था में थी, इसको बी अवस्था तक ला रहे हैं। ठीक है, लेकिन तरीके अलग अलग हो सकते हैं। एक बार कुछ हीट सप्लाई की, कुछ वर्क डन करवाया और उस अवस्था तक पहुंच गई। फिर दूसरे तरीके से, पहले 10 जूल हीट थी, 4 जूल वर्क डन कराया, पहुंच गई। फिर 20 जूल हीट थी, कुछ और वर्क डन करवाया और उस अवस्था तक P1 V1 T1 से P2 V2 T2 की अवस्था पहुंचा रहे हैं। समझ में आया? तो देयर कुड बी मेनी प्रोसेस बाय विच अ गैस कैन रीच फ्रॉम द स्टेट ए टू द स्टेट बी। देखिए, अलग अलग, मान लीजिए पहला प्रोसेस किया जो
लेट इट बी प्रोसेस वन। इस प्रोसेस वन में जो हमने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई की, लेट इट बी Q1, और जो वर्क डन हुआ वो लेट इट बी W1। फिर एक दूसरे प्रोसेस से गए, एक बार तीसरे प्रोसेस से गए, दे आर बी डिफरेंट प्रोसेस, लेकिन एंड पॉइंट सेम है, समझ रहे हो ना? तो अलग अलग हीट लगी और अलग अलग वर्क डन हुआ। बोलो Q3 W3, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई इज Q3 एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज W3। और इनिशियल स्टेट ए से गैस फाइनल स्टेट बी तक पहुंच चुकी है, हाँ या ना? फिर पता हमने क्या देखा बेटा, देखो अलग अलग हीट लग रही है, we are taking a gas means a thermodynamic system, we are taking a thermodynamic system, we are taking a thermodynamic system from state A to state B by different process, अलग अलग प्रोसेस से जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोसेस से जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर देखो अलग अलग हीट सप्लाई की, अलग अलग वर्क डन हुआ, ए अवस्था से बी अवस्था में बार बार गैस जा रही है, अंत पॉइंट सेम है, इनिशियल और फाइनल। लेकिन फिर देखो Q अलग था, W अलग था, फिर हमने क्या किया, Q1 माइनस W1 निकाला, फिर हमने Q2 माइनस W2 निकाला बेटा, फिर हमने Q3 माइनस W3 निकाला। तो Q अलग था, W अलग था, लेकिन हमने देखा बेटा Q माइनस W हमेशा सेम था, ठीक है। तो Q माइनस W वॉज ऑलवेज सेम, कांस्टेंट आ रहा था। Q4 माइनस W4 कर लो, वो भी सेम था। मतलब यहां से व्हाट वी कुड से फ्रॉम दिस थिंग, वी कुड से दैट Q माइनस W इज कांस्टेंट। और जब इस कांस्टेंट का पता लगाया गया तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी थी। तो पता, अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो एक नया पैरामीटर देता है, नई फिजिकल क्वांटिटी जनरेट करता है, दैट इज इंटरनल एनर्जी। Q और W पता था लेकिन आंतरिक ऊर्जा नहीं पता। तो व्हाट वी कुड से फ्रॉम दिस थिंग, वी कुड से Q इक्वल्स टू W माइनस डेल यू, सॉरी Q माइनस W, ऐसे लिख देते हैं जो लिखा था क्या, व्हाट वी कुड राइट Q माइनस W इक्वल्स टू डेल यू, और व्हाट वी कुड से बेटा Q इक्वल्स टू W प्लस डेल यू, ये। अच्छा, कुछ बुक्स में देखो, मतलब अब इसको ऐसे समझिए जैसे एक सिस्टम था, सुनना, मैंने इसको 100 जूल हीट दी, आसान भाषा में समझ, 100 जूल हीट दी, एक्सपेंड हुआ, 60 जूल वर्क डन हो गया। गैस गर्म भी तो होगी, गर्म होगी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इंटरनल एनर्जी पहले भी थी, इंटरनल एनर्जी गर्म होने के बाद बढ़ गई, तो 40 जूल इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, तो 100 थी 100 ही रही। किस किस में गई, जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हो वर्क डन में जाती है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या शो कर रहा है, क्या शो क्या कर रहा है, शो एक ही चीज कर रहा है, क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी से वर्क और इंटरनल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं जो फर्स्ट लॉ है, इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाँ या ना, गलत कह रहा हूं, एनर्जी, इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितनी थी उतनी है, बस क्या बदल गया, फॉर्म बदल गया। समझ गए कि नहीं, क्लियर है? अच्छा, कुछ बुक्स में ये लोग तीनों पे डेल 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 लगा देते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं लगाया था यहां पर क्योंकि चेंज Q पहले जीरो था, तो Q2 माइनस Q1 करेंगे तो Q1 जीरो था, लेकिन इंटरनल एनर्जी पहले से थी। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल Q, डेल W और डेल U equal to, for us let us assume this has been the first law of thermodynamics, the amount of heat energy supplied is equivalent to the amount of work done and the change in internal energy। अब एक मिनट सुनो, अगर यही स्मॉल चेंज के लिए देखा जाए, वी आर गोइंग टू सी इट फॉर स्मॉल चेंज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके लिए देख रहे हैं बेटा, स्मॉल चेंज। तो स्मॉल चेंज के लिए देखोगे तो थोड़ी सी हीट दी, थोड़ा सा वर्क डन हुआ, थोड़े से स्मॉल change in internal energy हुआ। So you could say this is also the form of first law of thermodynamics and this is also the form of first law of thermodynamics, consequence of conservation of energy। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शो ही आपको क्या करता है, अगर कुछ छूट जाए तो अभी लिख लेना, मैं PDF भेज दूंगा, ठीक है, समझने पे ज्यादा ध्यान दीजिए। तो DQ इक्वल्स टू DW प्लस TU, क्लियर हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब एक चीज और याद रखना, मैं आपको वर्क डन पढ़ा चुका हूं, इंटरनल एनर्जी पढ़ा चुका हूं। देखो, एक गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं,
आपने स्टेट फंक्शन और नॉन स्टेट फंक्शन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इंटरनल एनर्जी क्या है, पाथ डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? पाथ इंडिपेंडेंट स्टेट फंक्शन होता है कि नहीं होता है? पाथ इंडिपेंडेंट वाला स्टेट फंक्शन होता है। तो याद रखिए, हमारी जो इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? बोलो। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की तरह काम कर रही है। देखो, प्रोसेस अलग अलग है, वर्क डन अलग अलग हुआ, इनिशियल फाइनल अवस्था सेम है, प्रोसेस अलग अलग हुआ, तरीका अलग अलग है, तो वर्क डन अलग अलग है। मतलब वर्क पाथ डिपेंडेंट है, लेकिन इंटरनल एनर्जी पाथ इंडिपेंडेंट है, स्टेट फंक्शन। तो इट इज पाथ इंडिपेंडेंट एंड वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। मतलब अगर एक गैस है, एक अवस्था में लेगा और फिर वापस वहीं आ गए, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा? जीरो। जितनी थी उतनी ही रही, लेकिन वर्क डन जीरो नहीं होगा। जाने का वर्क डन और आने का वर्क डन, दोनों वर्क डन जोड़ने पड़ेंगे। वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जैसा खेल है कि दिस इज पाथ डिपेंडेंट एंड दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स समझ गए? देखिए, जब हम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स कर लेते हैं, अब फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स तो ये कहता है, अब देखो हमारे पास 6 पैरामीटर हो गए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर गैस के। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर गैस है, वर्क डन करा सकते। चौथा पैरामीटर हीट सप्लाई कर सकते, निकाल सकते। पांचवा पैरामीटर, और गैस की इंटरनल एनर्जी 6 पैरामीटर। अब एक गैस में वर्क डन कराएंगे, कभी वर्क डन नहीं कराएंगे, कभी हीट सप्लाई करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी प्रेशर चेंज नहीं होने देंगे, कभी वॉल्यूम चेंज नहीं होने देंगे, कभी टेम्परेचर चेंज नहीं होने देंगे। ये खेल खेलते रहेंगे। तो इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर हम डिफरेंट प्रोसेस करेंगे। एक गैस को एक जगह से, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाएंगे, लेकिन अलग अलग प्रोसेस से। और फिर उसमें देखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे उन पर, फिर देखेंगे कि ये कैसे इंटरप्रिटेशन इसका आता है। समझ गया क्या करने वाले हैं? तो द नेक्स्ट हेडिंग दैट वी आर गोइंग टू डू बेटा इज व्हाट द टाइप्स ऑफ प्रोसेस। इसमें 2 प्रोसेस ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन कंफर्म आएगा, और सबसे पहले मैं आपको वही पढ़ाऊंगा। वन इज आइसोथर्मल एंड द सेकेंड इज एडियाबैटिक। ठीक है, सो हेडिंग लिखिए, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, और टाइप्स ऑफ प्रोसेस में द फर्स्ट प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू सी इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, जैसा कि नाम बोल रहा है, आइसो मतलब सेम होता है, थर्मल मतलब टेम्परेचर होता है। मतलब एक ऐसा प्रोसेस, आप कुछ भी करते रहो, मुझे मतलब नहीं है, आप कुछ भी चेंज करो, लेकिन मैं टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते गैस का। ठीक है, मीन्स इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम या टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, देन सच प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। मैं समझ गया ना? आप प्रेशर चेंज करो, वॉल्यूम चेंज करो, हीट, वर्क, डेल्यू, जो करना वो करो, बट टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अब एक चीज बताओ, जब आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो याद करो हमने अभी आपको पढ़ाया था कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो इंटरनल एनर्जी विल रिमेन सेम, और वी कुड से डेल यू विल बी जीरो, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अभी बताया कि नहीं सोनाक्षी? बताया, डेल यू जीरो होगा, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, अच्छा चलिए, अब हम हीट सप्लाई हो सकती है और सब होता है, लेकिन हमने देखा टेम्परेचर के कारण इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। सो नाउ अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हियर। मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बार बार FLOT लिखूंगा, फ्लॉट। सो इफ यू विल अप्लाई व्हाट वाज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जितनी हीट देते हो वो वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी में जाती है। अब जब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, तो जितनी भी हीट दोगे वो पूरी किस में जाएगी बेटा? वर्क डन में। देयर विल बी नो heat which is going to go into the change in internal energy में कुछ नहीं जाएगा। पॉसिबल है? एक सिस्टम था, सुनना ध्यान से, 100 जूल हीट सप्लाई की, पूरा वर्क डन करा लिया, गैस का टेम्परेचर 20 था, 20 ही रहा, क्योंकि पूरा वर्क डन में करा लिया। एक्सपेंड ना हो पाए तो इंटरनल में जाएगी, पूरा एक्सपेंशन करा लिया। या हमने गैस को कंप्रेस किया, टेम्परेचर बढ़ा, पूरी हीट बाहर लिबरेट कर दी, इजेक्ट कर दी। समझ गए? पॉसिबल है, रियलिटी में है।
अब एक चीज सुनो, वर्क डन का तो कन्वेंशन पता है, प्लस क्यू और सॉरी प्लस डब्ल्यू और माइनस डब्ल्यू। यहाँ हम क्यू का कंसेप्ट देखेंगे, क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू भी होता है। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। सुनो ध्यान से बेटा, अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो ये प्लस डब्ल्यू है तो क्यू भी प्लस होगा कि नहीं होगा? हाँ, और अगर वर्क डन नेगेटिव है तो माइनस डब्ल्यू मतलब क्यू भी नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? अब सुनो, अभी वर्क डन का तो पता है हमें, अगर पॉजिटिव वर्क डन है मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, नेगेटिव वर्क डन है मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। हाँ या ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सुनो, एक्सपेंशन कब होगा? जब हीट सप्लाई करोगे। क्यू प्लस मतलब क्या होता है? हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। दबा दिया पिस्टन को। हाँ, वर्क डन ऑन द सिस्टम किया, वर्क डन नेगेटिव, क्या हुआ? हीट जनरेटिव जो बाहर निकलेगी, नहीं तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो क्यू माइनस मतलब हीट इज इजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। जैसे क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, उसमें लिखा है भैया 10 जूल हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब की, तो प्लस 10 जूल हो गई, और 10 जूल हीट एमिट की सिस्टम ने, तो माइनस 10 जूल हो गई। ये दिक्कत है, इसलिए कन्वेंशन चलता है। समझ गया? जैसे वो रे ऑप्टिक्स में चलता था 10th में जो पढ़ा था ना, कि U माइनस के प्लस, उससे पूरा खेल हो जाता था। यहां पर भी खेल पूरा बदल जाएगा। तो अगर आपसे कहा जाए Q प्लस मतलब हीट इज, हाँ गिवन या सप्लाइड, कुछ भी लिख लीजिए, और प्लस मतलब हीट इज इजेक्टेड या रिलीज, कुछ भी सकते हैं बाय सिस्टम। ये हो गया। इतना समझ में आया क्या बेटा? कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, वर्क डन पॉजिटिव मतलब गैस एक्सपेंड हो रही है, ये कॉन्ट्रैक्शन है। नेगेटिव वर्क डन मतलब नेगेटिव है ना, वर्क डन नेगेटिव, इफ वर्क डन नेगेटिव, क्यू पॉजिटिव, कॉन्ट्रैक्शन। ए हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, वो नेगेटिव ही है। ठीक, क्लियर हो गया? ठीक है। अब सुनो एक चीज, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, क्वेश्चन यही आ सकता है, क्वेश्चन यही पूछ लें आपसे कि जब एक सिस्टम है बेटा, क्या है? एक सिस्टम, सिस्टम है, और सिस्टम है, तो मैं क्या बता रहा था? मैं खुद भूल गया, मैं कुछ बता रहा था यहां पर कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो पूरी हीट वर्क डन में जाएगी, क्यू डब्ल्यू, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है। अब हम आते हैं परफेक्टली। अब देखो फिजिक्स में मैं फिर कहूंगा कि इसी में अब 2-4 हेडिंग्स और इसमें एक परफेक्टली आइसोथर्मल प्रोसेस देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू हैव अ परफेक्टली आइसोथर्मल? in reality again I will say no, because there is no perfection in physics। लेकिन कब हो सकता है परफेक्टली आइसोथर्मल? कंडीशन जरूर देखेंगे, व्हाट इज द कंडीशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर परफेक्टली आइसोथर्मल। तो दो तरीके से आप परफेक्टली आइसोथर्मल कर सकते हैं, या तो जो आपके वॉल्स हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के, या जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के वॉल्स हैं, अगर वो परफेक्टली कंडक्टिंग हो जाए, 100% कंडक्टिंग, परफेक्टली अगर कंडक्टिंग हो जाए, तो आपका जो प्रोसेस है वो परफेक्टली आइसोथर्मल हो जाएगा। परफेक्टली कंडक्टिंग समझते हो? नॉट ना परफेक्टली इंसुलेटिंग बना सकते हैं वॉल, ना परफेक्टली कंडक्टिंग, क्योंकि जब परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल हो जाएंगे तो कोई भी हीट, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, जितनी हीट एक्स्ट्रा पैदा हुई वो बाहर निकल गई, या पूरी हीट जब वर्क डन एक्सपेंशन हो तो एब्जॉर्ब हो गई। तो ये तो है नहीं है। तो एक और तरीका है, अगर आप प्रोसेस को, प्रोसेस ही तो करते हो आप, जब एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है तो उसमें प्रोसेस करते हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, जो भी करते हो वर्क डन भी नहीं हो रहा, हीट सप्लाई कर रहा हो, तो वो भी तो प्रोसेस है। समझ रहे? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज, कुछ भी चेंज हो गया, कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहे हो। अगर प्रोसेस को इनफाइनाइटली स्लोली कर दिया जाए, इफ द प्रोसेस इज डन, बेटा अगेन देयर हैज बीन अ वेग टर्म, इनफाइनाइटली स्लोली और इनफाइनाइटली फास्ट दो आएंगे, और दोनों वेग टर्म है। वेग समझते हो? जिनमें क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये 100% हो ही नहीं सकता ना, इसलिए क्लैरिटी देंगे कहां से? इतने स्लोली करो प्रोसेस को कि तुम्हें ऐसा लगे प्रोसेस हो ही नहीं रहा है। क्यों? इनफाइनाइटली स्लोली प्रोसेस करोगे तो कैसे परफेक्टली आइसोथर्मल हो जाएगा? क्योंकि जब प्रोसेस को बहुत आसानी से, बहुत आराम आराम से करते हो, तो गैस को पर बहुत समय मिल जाता है हीट एक्सचेंज करने का,
तो जब एक्सपेंड करते हो तो बहुत समय मिल गया हीट एक्सचेंज करने का सराउंडिंग के साथ, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और कंप्रेस करते हो तो बहुत समय मिल गया एक्सचेंज करने का, तो भी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ये वही केस हो गया कि एक इंसान आया और इधर आया और तुम में चांटा मारने वाला, ऐसे मार रहा आराम से, क्या करोगे तुम? क्या हीट एक्सचेंज पकड़ लोगे ना, हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग कर दोगे ना जबरदस्त। और वो आया 10 पे पार -6 सेकंड में तो मार के भाग गया, पता चला? हीट एक्सचेंज कर पाए? वो अभी आएगा, नहीं कर पाओगे, इनफाइनाइटली फास्ट प्रोसेस हुआ ना, कोई हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग नहीं हुआ, वो होता है एडियाबैटिक। अभी आगे पढ़ाऊंगा। इतना क्लियर हुआ? अब इसी में जब एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, याद करो बॉयल्स लॉ में भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता था। तो अगर मैं आपसे कहूं आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन बताइए, आइसोथर्मल इक्वेशन बनाइए, तो अगला पॉइंट हम यही लिखने वाले हैं कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, इट फॉलोज, आइसोथर्मल प्रोसेस फॉलोज कौन सा लॉ? इट फॉलोज बॉयल्स लॉ। ये बेटा बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। और बॉयल्स लॉ की इक्वेशन याद करो, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो दिस इज आल्सो द व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, आया ना? तो दिस इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल इक्वेशन हो गई, समझ गए? आया ना? दिस इज आल्सो एन आइसोथर्मल इक्वेशन, ये आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन है, तो आइसोथर्मल इक्वेशन कह सकते हैं। इतना क्लियर है? आगे समझिए। अब याद करो बॉयल्स लॉ का जब ग्राफ बनाते थे, पीवी ग्राफ, तो वही आइसोथर्मल का ग्राफ होगा, प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स रिलेशन में होते थे, ग्राफ ऐसा आएगा। दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल ग्राफ। लेकिन एक सुनो, थ्रू आउट प्रेशर चेंज हो रहा, वॉल्यूम, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा। तो हमने 3 टेम्परेचर लिए, 20 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर चेंज किया, वॉल्यूम चेंज किया, बनाया 40 डिग्री सेल्सियस पे बनाया, 60 डिग्री सेल्सियस पे, 3 अलग अलग टेम्परेचर, T1, T2, T3। याद रखना, जो बाहर वाला टेम्परेचर है वो ज्यादा है, और जो सबसे अंदर वाला है वो सबसे कम है। याद रखना ये चीज, क्योंकि थ्रू आउट टेम्परेचर सेम है, एंड दीस आर कॉल्ड बेटा आइसोथर्म्स कहा जाता है ना। जो पीवी ग्राफ बनते हैं, दे आर कॉल्ड आइसोथर्म्स, आइसोथर्मल प्रोसेस के। वो बॉयल्स लॉ फॉलो कर रहा है, बट दे आर कॉल्ड आइसोथर्म्स। समझ में आ गया? क्या नहीं आया बताइए बेटा। अलग अलग टेम्परेचर पे करोगे तो बहुत बार ऐसी क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा टेम्परेचर सबसे ज्यादा है बताओ? थ्रू आउट टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, जब यहाँ वाला किया 20 डिग्री सेल्सियस पे किया, अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग वॉल्यूम मिल रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा सबसे ज्यादा टेम्परेचर है? जो क्लियर है? These are called isotherms. It follows. अब अगला जो आएगा, ये डेरिवेशन 3 नंबर में आएगा जो अब मैं बताने वाला हूं, दैट इज वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आपको ऐसा वर्क डन का जनरल फॉर्मूला तो हम निकाल चुके हैं, लेकिन बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस का स्पेशलाइज, मतलब इन्हीं के टर्म्स में, जो जो आइसोथर्मल के पैरामीटर है उसमें आएगा, ठीक है। तो अब हम ये डेरिवेशन करते हैं, दैट इज, हेडिंग लिखिए, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वी विल सी work done in isothermal process। isothermal process का work done देख रहे हैं बेटा। So see now when we are going to see the work done in isothermal process, तो देखो पहले तो जनरल फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले थे, P del V और P dV इंटीग्रेशन। बेटा यहाँ प्रेशर तो चेंज हो रहा है, इफ द प्रेशर इज चेंजिंग, तो हमारा वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इंटीग्रेशन वाला, P div इनिशियल वॉल्यूम V1 से V2, हम चलो गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क डन निकालना है। ये तो जनरलाइज फॉर्मूला है, स्पेशलाइज फॉर्मूला निकालेंगे। क्या करेंगे? देखो याद रखना, थर्मोडायनेमिक सिस्टम मतलब गैस, गैस मतलब आइडियल गैस, आइडियल गैस तो आइडियल गैस इक्वेशन जब मन हो जब लगा दो। लेकिन ये सिर्फ आइसोथर्मल के लिए है, तो या तो आइडियल गैस इक्वेशन तो कभी भी लगा सकते हैं, और दूसरी इक्वेशन जो यहाँ के लिए लगा सकते वो ये है। तो पहले आप सुनो, आपको इंटीग्रेट करना है प्रेशर को, किसके टर्म्स में कर रहे हो? वॉल्यूम के। तो बेटा प्रेशर तो वेरिएबल है, बाहर आ नहीं सकता, तो प्रेशर को कन्वर्ट करके वॉल्यूम के फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन लगा के। सो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट P इनटू V। सो व्हाट वी विल अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन भी लिख सकते हो, हमें पता है PV nRT, हाँ, P की वैल्यू क्या आ गई?
nRT अपॉन V आ गई. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2. Now what we are going to do? We are going to put the value of P in equation 1. So we will put equation 2 in equation 1. रख देंगे. जब रखेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? P की जगह क्या रख दिया बोलिए? nRT अपॉन V dV वॉल्यूम V1 से V2. बेटा आप सुनो, नंबर ऑफ मोल्स हमेशा कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर भी कांस्टेंट. तीनों बाहर आ सकते हैं. ठीक है, पहले देख लो, लिखने का काम तो फिर भी हो जाएगा. तो देखिए एनआरटी तीनों बाहर क्यों आ गए? क्योंकि यहां आ रहे थे. अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन V1 से V2 1 अपॉन V dV. अब इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, सुनिए ध्यान से, 1 अपॉन x dx. इसका सीधा रेडीमेड रिजल्ट याद रखना है, log x टू द बेस e. ठीक है, बस देख सकते हैं x की जगह v आ रहा है, तो 1 अपॉन v dv जो आ रहा है उसकी जगह log v टू द बेस e लिख सकते हैं. इसकी जगह लिमिट बाद में रख देंगे, तो वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा nRT log v टू द बेस e लिमिट v1 से v2. हो गया. अब वर्क डन निकाल लेंगे, लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v की जगह v2 और फिर v की जगह v1. ये हो गया. अब एक लॉग का एक और फॉर्मूला सुनो, जब दो लॉग हो माइनस में हो तो एक बन सकता है. एक मिनट रुक जाओ, इसके बाद हम यहां कर रहे हैं. देखिए लॉग का एक फॉर्मूला होता है, जैसे log a माइनस log b है, तो इसका रिजल्ट होता है log a अपॉन b. एक ही बार अगर लॉग में लिखना है, बेस वही है, बेस e ही है, और अगर प्लस में होता तो मल्टीप्लाई हो जाता. तो अब वो प्रॉपर्टी वहां लगाएंगे, तो फिर वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा nRT log बेस e. कौन सा वॉल्यूम है? V2 माइनस V1, मतलब V2 अपॉन V1. ये आ गया बेटा आपका. दिस हैज बीन द रिजल्ट, इक्वेशन नंबर 3, द वर्क डन इन आइसोथर्मल. मैंने कहा था ना, स्पेशलाइज फॉर्मूला आ गया, जनरलाइज फॉर्मूला नहीं बचा है. n इज अ नंबर ऑफ मोल्स, r इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अभी मैं आगे KTG में थोड़ा पढ़ाऊंगा इसके बारे में. T इज टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल. लेकिन एक मिनट सुनो, आप कहोगे सर एक और चीज है जो यहाँ चेंज होती है, उसमें नहीं आया ये फॉर्मूला भी, प्रेशर. तो आपको पता है जब PV इक्वल टू कांस्टेंट है तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 भी तो कह सकते हैं. तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो वॉल्यूम के टर्म्स में है. तो इसके बाद आप क्या लिखोगे? नाउ क्या लिख सकते हो? P1 V1 इक्वल टू P2 V2. तो यहां से अगर आप V2 अपॉन V1 की वैल्यू निकालोगे तो वो P1 अपॉन P2 आएगा. आएगा कि नहीं? लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4 आएगा. ठीक है, इक्वेशन 4 अगर इसमें रख दोगे तो फिर वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा nRT log बेस e P1 बाई P2. इनिशियल अपॉन फाइनल आएगा. तो अगर प्रेशर दिया है तो ये लगा देंगे, और वॉल्यूम दिया है तो ये लगा देंगे. लेट इट बी इक्वेशन नंबर स्टार है, मतलब रिजल्ट है. दिस इज वर्क डन इन कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस. क्लियर है? करो इतना लिखो.